आबे वाला हुजूरे वाला पार्लियामेंट का आईनी इख्तियार है कि वो कानून साजी करे। पार्लियामेंट का ये बिल्कुल आईनी इख्तियार है कि वो कानून साजी करे अवाम के लिए, अवाम के फलाह बहबूद के लिए आइन में तरमीम कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही यही है कि कानून साजी करना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज से पहले 1973 के आइन में 25 बार तब्दीली की गई, एमेंडमेंट्स की गई, इसको आप आईनी तरमीम कह सकते हैं। अब ये 26वीं आईनी तरमीम की जा रही थी और ये कहा गया कि जनाब हफ्ते और इतवार की छुट्टियों को खत्म किया जाएगा और हफ्ते की इतवार की छुट्टियों में बाकायदा काबीना का इजलास होगा और इजलास के बाद जनाब ये जो आईनी तरमीम का मुसव्विदा है उसको कौमी असेंबली में पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, जिसके बाद उस पर वोटिंग की जाएगी और फिर इसको कानूनी शक्ल इख्तियार की जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूं। ये आपके सामने पेपर है जनाब, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर साइन कीजिए, दस्तखत कीजिए, तो आपका यह आईनी और कानूनी इख्तियार है कि आप मुझसे सवाल करें कि भाई इसमें लिखा क्या है। अगर कुछ लिखा है तो मुझे बताइए, मैं इसको पढ़ देता हूं, मेरे मफाद में होगा, कानून और आइन के मुताबिक होता है तो मैं दस्तखत करने को तैयार हूं। इसी तरह जब भी कोई भी मुसव्विदा आइन की तरमीम के लिए पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, उससे पहले उसको वफाकी काबीना के अंदर पेश किया जाता है। वफाकी काबीना में उस पर बहस होती है, बहस करने के बाद उसको फिर कौमी असेंबली के अंदर लाया जाता है और कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए होती है उस आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए। तकरीबन 224 मेंबरान कौमी असेंबली में और तकरीबन 64 मेंबरान सेनेट में आपको चाहिए होते हैं किसी भी आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए। और अगर वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए होती है तो अपोजिशन भी खुशी खुशी उस आईनी तरमीम पे दस्तखत कर देती है या वोट दे देती है और फिर वो कानून का हिस्सा बन जाता है। लेकिन कल बड़ा अजीब मंजर देखने को मिला। दिलचस्प बात यह है कि जनाब कैबिनेट, बाकी लोग, इत्तेहादी, अपोजिशन, इनको तो रहने दीजिए, जो आईनी मुसव्विदा पेश करते हैं, यानी वजीर कानून साहब अगर आईनी मुसव्विदा पेश करते हैं, उनसे पूछा गया कि आपके पास मुसव्विदा है, किस कानून में आप तब्दीली करने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा कानून है जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, जो वसीतर कौमी मफाद के लिए, आखिर बताइए तो सही कि ऐसा क्या किया जा रहा है। तो किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसहाक डार साहब एक तो बेहतरीन, आप ये कह सकते हैं ना कि वेल इन्फॉर्म्ड वजीर हैं, वो कैबिनेट के एक ऐसे वजीर हैं जिनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि हुकूमत में क्या हो रहा है, हुकूमत में क्या नहीं हो रहा। और ना सिर्फ वो इतने वेल इन्फॉर्म वजीर हैं, बल्कि आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के रिलेशंस में हैं वो, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि भाई मुसव्विदे में क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस इजलास से पहले जो बाकायदा काबीना की मीटिंग होनी थी, काबीना का इजलास सुना था, वो इजलास भी नहीं हो सका। और फिर रात के 12 बजे के करीब जनाब कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया, लेकिन फिर मतलूबा नंबर्स नहीं थे, वो मैजिक फिगर नहीं था, जिसकी वजह से फिर इस मुसव्विदे को कौमी असेंबली के अंदर पेश नहीं किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस सारी बहस का आगाज हुआ कि जनाब चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जानी चाहिए। फिर इस बहस में मजीद इजाफा हुआ, बात यह की जाने लगी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की जाने लगी। अब किस में क्या, इस मुसव्विदे के अंदर चीदा चीदा निकात क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिसको इतना राजू न्यास के साथ पेश किया जा रहा है। आपने फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौमी असेंबली में खड़े होकर ये बात कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं है कि इस मुसव्विदे में एग्जैक्टली क्या है। तो फारूक सत्तार साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जनाब अपोजिशन ये एतराज कर रही है, उनका एतराज बजाय, लेकिन हमें देखिए कि हम तो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, हमें भी नहीं पता कि इस मुसव्विदे के अंदर एग्जैक्टली क्या है। यहां तक कि कैबिनेट के मेंबरान तक को भी यह नहीं पता था कि एक मुसव्विदे के अंदर क्या है, किस कानून में तब्दीली करने की बात की जा रही है। फिर आपने देखा कि इस सारे मामले के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना साहब की अहमियत, वो अफादियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई नजर आई। वैसे तो पिछले 2 महीने की जो सियासत चल रही है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान की जो सियासत है, इसमें मौलाना का किरदार वैसे ही बड़ा वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। अपोजिशन भी चाहती है कि मौलाना उनके हमनवा हो, उनके साथ हो। हुकूमत भी चाहती है कि मौलाना उनके हमनवा हो, उनके साथ हो। कभी हुकूमत मौलाना को मनाने पहुंच जाती है, कहीं अपोजिशन मौलाना को मनाने पहुंच जाती है कि आप हुकूमत की तरफ नहीं झुक जाइएगा। अब किस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे। अली गौहर साहब, उनसे जरा पूछेंगे भाई उनको पता है कि मुसव्विदे में क्या है। लेकिन इस वक्त जुल्फिकार अली बदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जब 18वीं तरमीम की जा रही थी,
आपको भी याद होगा उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मैंने मनाजिर भी देखे कि एयरपोर्ट पर यूसुफ रजा गिलानी साहब बाकायदा नवाज शरीफ साहब को ये बता रहे थे कि क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या आईनी तरमीम की जा रही है, किस तरह से सदारत की जो इख्तियारात है वो पार्लियामेंट को वापस किए जा रहे हैं। क्योंकि जब ये आईनी मुसविदा पेश किया जाता है ना तो हर नुक्ते पर बहस होती है। लेकिन कल तो एक अजीब मामला देखने को मिले। तो जुल्फिकार साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप, खैरियत से हैं? जुल्फिकार साहब आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कोशिश कीजिए कि जुल्फिकार साहब से दोबारा से रब्ता करें, उनसे जरा बात करेंगे। तो जनाब मैं बात कर रहा था कि 18वीं तरमीम की जब बात की जा रही थी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे और वो नवाज शरीफ साहब को ये बताते थे कि इस मुसव्वदे के ये निकात हैं और इन निकात में ये चीज़ें हम चेंज करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हुकूमत क्या तब्दीली की ख्वाहिशमंद है, किस चीज़ को तब्दील करना चाहती है, किस चीज़ को रिफॉर्म करना चाहती है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या काम करना चाहती है, इसको इतना राजो न्याज के साथ कौमी असम्बली के अंदर लाया जा रहा है कि जितने मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, अपोजिशन को तो रहने दीजिए, हुकूमत के अपने जो लोग हैं, अपने जो इत्तेहादी हैं, उनको भी ये नहीं पता कि जनाब इस मुसव्वदे के अंदर क्या है। वैसे जो यूजुअल प्रैक्टिस होती है वो मैं आपको बता दूं, कौमी असम्बली में जब भी कोई आईनी मुसव्वदा पेश किया जाता है, आइन में तरमीम के हवाले से कोई मुसव्वदा पेश किया जाता है, उस मुसव्वदे में बाकायदा उसके निकात एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट उस पर बहस की जाती है। उसमें कुछ लोग हैं इत्तेफाक करते हैं, कुछ लोग हैं इख्तलाफ करते हैं। जो लोग इख्तलाफ करते हैं और हुकूमत को उनके वोट्स चाहिए होते हैं तो फिर उन तरामीम के अंदर मजीद चेंजेस की जाती हैं। अब ये कहा जाने लगा कि ये जो आइनी मुसव्वदा था, मैं गुफ्तगू सुन रहा था कामरान मुर्तज़ा साहब की, JUI के सीनियर रहनुमा हैं, कानूनदान भी हैं और मौलाना के बाद जो कानून साजी के हवाले से या आइनी मामलात के हवाले से जो एक्टिव रहता है बंदा, वो कामरान मुर्तज़ा साहब ही हैं। उन्होंने जनाब ये कहा कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ें इसके अंदर थीं और उनको हटाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ख़तरनाक चीज़ें मौजूद हैं। फिर हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि जनाब ये डेमोक्रेसी डे है और हमें इसको मनाना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डेमोक्रेसी में तो हर एक को, अवाम को पता होना चाहिए कि उनकी फलाह बहबूद के लिए ऐसा क्या आईनी कानून साजी की जा रही है जिस पर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद उसको कानूनी शक्ल इख्तियार मिल जाएगी या कानूनी शक्ल बन जाएगी। इस सारे मामले का आगाज होता है चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें होगा क्या, क्या नहीं होगा। जो तादाद है जजेस की उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी उसके वाले से कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रही। लेकिन जो भी कानून साजी की जाती है, जो भी आईनी तरमीम की बात की जाती है, वो दिन की रोशनी में की जाती है, रात के अंधेरे में नहीं की जाती। अब अपोजिशन रहनुमा चीख चीख कर ये बात करें कि आइन के अंधेरे के अंदर, रात के अंधेरे के अंदर कानून साजी की जा रही है, आईनी तरमीम की जा रही है और इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर जनाब, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू शुनीद करते हैं। सर ये बताइएगा, कुछ पता चला आपको मुसव्वदा में क्या है जो 26वीं आइनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है? ऑब्वियसली आप हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं, कैबिनेट का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन कुछ पता चला सर क्या ऐसी कानून साजी हो रही है जो अवाम की फलाह बहबूद और वसीतर कौमी मफाद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। हुकुम सर। देखें, आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि पिछली आईनी तरमीम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब जो नया मुसव्वदा है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट करेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और उसको जो है तमाम लोग सपोर्ट करेंगे और उसका मुसव्वदा जो है वो हम ऑपोजिशन के साथ भी शेयर करेंगे। वो वोट करें या ना करें, लेकिन तमाम जो है स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमती पार्टी और हुकूमती अलायंसेस, तमाम लोगों के साथ वो शेयर किया जाएगा और हम तो सर ऐसा छुपाने वाली है क्या बात? फिर ये भी तो आता ना जुल्फिकार साहब, ऐसा क्या जो है जो उसके अंदर छुपाया जा रहा है? कल हमने देखा एक अजीब मजाक की सूरत हाल बन गई थी, कैबिनेट का इजलास नहीं हुआ, फिर रात के 12 बजे इजलास कौमी असम्बली का बुलाया जा रहा है। अपोजिशन तो रहने दें, आपके अपने इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं भाई हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें नहीं पता कि भाई ये जो मुसव्वदा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा क्या था सर? अच्छा, ये इनसे थोड़ी सी गलती जरूर हुई है कि अगर
कमेटी में इस बिल को भेज के इस पे पहले ही मुशावरत कर लेते, तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले लेते और फिर उसके बाद कैबिनेट से अप्रूव करवा के टेबल करते, हम्म। तो मैं समझता हूं कि फिर उस लास्ट मिनट पे मौलाना साहब और बाकी जो दीगर इत्तेहादी हैं या जितने लोगों की इनको सपोर्ट चाहिए थी, ये प्रॉब्लम ना आती। क्योंकि पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना साहब से मीटिंग की और फिर बिलावल साहब मौलाना साहब से मिलके आए, तो प्रिंसिपली बहुत सारी चीजें तय हो गई हुई थी, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसा गैप जरूर रह गया था जिसकी वजह से मौलाना सर साहब वो और तो एक दीगर अलग बात है लोगों ना, ने आवाम को तो बताया ना, थोड़ा सा। आवाम को, जुल्फिकार साहब आवाम को तो बताया ना कि क्या मुसव्विदा है। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें, फैसल भाई ने भी मुझे ज्वाइन किया, फैसल चौधरी साहब, उनसे भी जरा गुफ्तगू शुरू करते हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? फैसल साहब ये बताइएगा, ये ऐसा क्या है, कुछ पता चल सका आईनी मुसव्वदे के अंदर? 26वीं आईनी तरमीम की जा रही थी और हमने तो 18वीं आईनी तरमीम देखी थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, और वो एक एक चीज पर जो आईनी तरमीम होती है उसकी एक एक शिक पर जरा डिटेल में बात की जाती है। हमने अभी तक यही देखा कि पहले कैबिनेट में पेश किया जाता है, कैबिनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, मुसव्वदा सबको पता होता है, शिकवार उस पर बहस की जाती है, उसके बाद फिर उसको अप्रूव किया जाता है। कल कुछ एक अजीब सी अफरा तफरी देखने को मिली सर। जी, यही मिर्जा साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वकला के या सिविल सोसाइटी के, मीडिया के, सियासतदानों के, इसी को तक़वियत मिलती है। इस जो सीक्रेसी जो है, ये जो वहाँ पे की गई, और आईनी तरमीम जो हैं वो एक सीक्रेट चीज़ नहीं होती हैं, उनको इतना खुफिया रखने के का कोई जवाज़ भी नहीं है। सबसे पहले तो अगर हुकूमत की नीयत ठीक होती तो ये मसवदा जो है मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंचता और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, मिनिस्ट्रीज के जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये ड्राफ्ट जो है वो शेयर करते सही। और फिर इत्तेहादी जमातों के साथ करते, अपोजिशन के साथ करते और स्टेक होल्डर्स के साथ करते, और उसके बाद इस पर बहस का आगाज होता। 2-3 महीने की बहस के बाद जो कुछ करना चाहते हैं फिर वो किया जा सकता है। आईन और कानून में बेहतरी की गुंजाइश तो होती है, लेकिन जिस किस्म का तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है और जो अभी रिपोर्ट्स है मीडिया में, और फर्म रिपोर्ट्स हैं, यानी वो बहुत मुसद्दका इतलात ये हैं कि ये लॉ मिनिस्टर जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है लेजिस्लेशन के लिए, वो वजारत कानून और वजारत पार्लिमानी अमूर होती है, लॉ मिनिस्ट्री एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। इन दोनों के पास तो ड्राफ्ट भी नहीं था। आज मैंने हम ये सब के एक प्रोग्राम का क्लिप देखा है जिसमें ये हैरान कुन इतला ये आई है कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई के पास जो ड्राफ्ट है वो दोनों मुख्तलिफ थे। तो अच्छा। ये एक जो इसमें ये तो एलिमेंट ऑफ फ्रॉड है इसमें कि ये चीजें मुख्तलिफ मसवदे हैं जो कि हर जमात को दिए गए हैं कि हतमी मसवदा कौन सा है किसी को पता नहीं है। तो देखिए ये बहुत खतरनाक मजाक है, और लॉ मिनिस्टर ने रात को 10-9:30 बजे के बाद कहा कि मुझे उनका ड्राफ्ट मिल गया है, यानी लॉ मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं था कि ड्राफ्ट क्या है। तो हुकूमत को इसहाक डार साहब को नहीं पता था। इसहाक डार साहब एक तो वेल इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर हैं, दूसरे नवाज शरीफ साहब की आपको पता है रिलेटिव्स में से हैं, उनको नहीं पता था। नहीं, स्ट्रॉन्ग इधर कोई भी नहीं है, ये सारे फॉर्म 47 के हैं, ये डिपेंडेंट है। और इनके ऊपर देखिए मेरे साथ बात ये है कि अगर इस किस्म की गुप्त आइन साजी होगी तो बहुत उंगलियां उठेंगी, और जिस तरह की ये तरमीम लाने की बात की जा रही है इसको वकला और लीगल फ्रेटर्निटी बिल्कुल इसको कबूल नहीं करेगी। ये पाकिस्तान की जमहूरियत। सर इसका आगाज कहाँ से हुआ सर? आप खुद एक लॉ से देखिए इसका आगाज तो 8 फरवरी के जो इलेक्टोरल फ्रॉड है उस पे हुआ, जो उसके बाद फॉर्म 47 में तब्दीली की गई इलेक्शन कमीशन के जरिए एक फसाड खड़ा किया गया है जिसमें, और एक इलेक्शन जिस पे बहुत ज्यादा सवालात हैं वो क्या किए गए हैं, मैंडेट लोगों का बदला गया है और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कुछ फैसलों ने, और उनकी ज़ात के ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अब आज आप अखबारों के इदारे निकाल लीजिए तो वहां पे भी उनको अब ये कहा गया, उनके अपने वकला ने उनके किरदार के ऊपर और उनकी शख्सियत के ऊपर सवालात उठा दिए हैं।
यानी मुनीर मलिक साहब और फैसल सिद्दीकी साहब जैसे रिस्पेक्टेबल जो लॉयर्स हैं उनकी तरफ से एतराज़ात आ गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ बतौर वकील कि मेरे इदारे के ऊपर, पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के ऊपर और अवाम के हकूक़ के ऊपर एक रात की तारीकी में एक बेईमाना साजिश करके ये हमला किया गया है और पाकिस्तान को तारीख अदवार में वापस ले जाने की कोशिश है। इस किस्म की लेजिस्लेशन ना अवाम कबूल करेंगे, ना वकला कबूल करेंगे। तो 9 दिन के बाद दोबारा पेश कर देंगे और फिर नहीं, 9-10 दिन के बाद अगर ये दोबारा एक दफा ये कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि रात जो ये अगर मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार को ना सराहा जाए तो ये ज्यादती होगी। मौलाना साहब की सियासत से खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनके सियासी तदब्बुर और फहम फरासत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कल पाकिस्तान को के आइन को बचाने में अपना रोल अदा किया है। सर वैसे मैजिक नंबर तो है ना इनके पास, क्योंकि 224 अरकान चाहिए टोटल। मैजिक नंबर कैसे है इनके पास? सर 214 तो हुकूमती अरकान है। फिर नहीं, 212 है हुकूमत के। चलें 212 आप लगा लीजिए। अगर 8 JUI के आ जाते हैं तो सर फिर आप समझ लें 5 JUI के हैं। सर कौमी असेंबली में 8 है ना? नहीं, कौमी असेंबली में 8 है। जी जी, कौमी असेंबली में 8 है। तो बाकी 4 जो शॉर्ट है वो कहाँ से 4 तो आएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तो है, कुछ कह रहे हैं कि हमारे साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वोट नहीं दे रही, तो उसका ये मतलब है जिस तरह से उनको उठाया गया है, जिस तरह से सादुल्लाह बलोच की फैमिली की तरफ से जमा था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चारों मैंने इसकी तरफ की फैमिली की तरफ से हेबियस पिटीशन दाखिल कर दी गई हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मन साहब जो है वो तो लॉजेस में वापस पहुंच गए हैं। बाकी 3 जो हैं वो अभी मिसिंग हैं। खिची साहब है, उस्मान है और सादुल्लाह बलोच है। तो बात यह है कि अगर इस तरह से आपने एक अगवा करके लोगों को और उनके बीवी बच्चों को उठा के आईनी तरमीम करनी है और काजी साहब की एक्सटेंशन इतनी जरूरी है इस सिस्टम की बका के लिए, तो इस पे तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे ना। वो तो कह रहे हैं नहीं लेंगे ना एक्सटेंशन सर, वो खुद भी तो कह रहे हैं अब। नहीं, ये एक्सटेंशन उन्होंने नहीं कहा और फिर उन्होंने बाद एक वजाहत आई है। देखिए, जो काजी साहब हैं वो अपनी ज़ात को अदालत के ऊपर मुकदम कर रहे हैं। ठीक है। ये जो उनका रवैया है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और ना ही इसको वकला तस्लीम करेंगे और इसके ऊपर मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में सुना है कि तहरीक वगैरह शुरू कर रहे हैं वकला। 19 देखिए लॉयर्स की एक वो मूवमेंट बहुत शुरू होने वाली है और मैं आपको बताऊं कि आम वकील जो हैं वो भी इन तरमीम की जो खौफनाकी है, जो इसकी एक डिजाइन है, जिसको इस मिडीवल दौर में इस किस्म की लेजिस्लेशन नहीं थी, तो ये करना चाह रहे हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन लोग हैं जो इनके मुशीर हैं जो कि इतनी डिजास्टर्स कानून साजी का मशवरा दे रहे हैं। ये कानून साजी नहीं टिक पाएगी और इसको कोई भी कबूल नहीं करेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो, अगर हो जाती है लेट्स सपोज सर, तो इसकी आईनी हैसियत क्या होगी, कानूनी हैसियत क्या होगी? सर मैं क्यों सपोज करूं कि ये हो जाएगी? मैं तो सपोज भी नहीं करना चाहता कि इतनी भयानक जो है पाकिस्तान में ये मामला चलेंगे। देखिए, मैं मीडिया आज आप लोग जिन हालात में काम कर रहे हैं मीडिया वाले, उसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत आपकी तहसीन है। जितनी पाबंदियों के बावजूद आप लोग काम कर रहे हैं, जितनी एक घुटन का माहौल बनाया गया है, उसमें तो पाकिस्तान के मार्शल दौरों में भी ये काम नहीं हुआ। जिस तरह से पाकिस्तान के जो अवाम के हकूक के ऊपर जो है वो पैरे लगा दिए गए हैं, कोई बात नहीं कर सकता है, अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ाया जाता है, लोगों को आए रोज जो है अगवा कर लिया जाता है और कोई ना कोई कहानी और निकलती है पीछे से। ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल को जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग जितनी जल्दी रियलाइज कर सकते हैं वो करें। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, मसाइल हैं और उन मसाइल का इदराक नहीं है। ठीक है। और ये हुकूमत जो है वो इस चीज़ को समझने से कासिर है कि जिस किस्म के मसाइल का पाकिस्तान को सामना है, उससे पहले से जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, उसमें आईनी बहरान को का आना किसी भी हुकूमत के लिए नेक शुगून नहीं होगा। और ये हुकूमत जो है वो पहली बहुत कमजोर फुटिंग्स पे है। इनको एक सीरियस क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का है
जो इनका सामना करना पड़ा है। तो ये जो तरामीम कर रहे हैं, ये करने के इरादा रखते हैं, या कल और परसों जिस तरह से का तमाशा लगाया गया है, ये पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत ही शर्मिंदगी का मैं बायस है। बदर साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल बदर साहब, ये बताइएगा, इस कानून साजी की अचानक हुकूमत को जरूरत पेश क्यों आई? इसका क्या बराह रास्त आवाम से ताल्लुक है? इसके क्या आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम हो रहा है? यूजुअली तौर पर ये कहा जाता है, जैसे अभी 15-16 महीने की हुकूमत आई थी पीडीएम की, उसमें भी कहा गया था कि जनाब नैब की वजह से अपने तमाम कवानीन माफ करवा लिए गए थे, अपने तमाम केसेस माफ करवा लिए गए थे। अब इस कानून साजी की अचानक ऐसी क्या जरूरत है सर? देखिए मिर्जा साहब, इसके अंदर आपने अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुनी हो तो उन्होंने ये, आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले भी कहा कि 18वीं तरमीम के बाद एक ब्लैकमेल करके एक 19वीं तरमीम पास करवाई गई थी, जिसमें जजिस का तैनाती का तरीकाकार और बहुत सारी जो चीजें हैं जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से वो खत्म करवा दी गई। और उस पे आपको पता है, आप गिलानी साहब का जिक्र कर रहे थे 18वीं तरमीम के हवाले से। गिलानी साहब को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि अगर आपने ये काम ना किया तो मैं 18वीं तरमीम को टर्न डाउन, स्ट्राइक डाउन कर दूंगा और खत्म कर दूंगा। और उस टाइम पे चूंकि हमारी जो नंबर्स थे वो भी पूरे नहीं थे और हमने PMLN और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर किया था, और फिर हमें मजबूरन वो 19वीं जो है तरमीम लानी पड़ी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो सारे देने गए, पावर देनी पड़ी कि जजों के तरीकाकार को। तो ये आज आके देखा जाए, सिविल कोर्ट के अंदर देख लें, आप सेशन कोर्ट देख लें, हाई कोर्ट के अंदर देखें, सुप्रीम कोर्ट में देखें, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है तो जो जनरल पब्लिक के सिविल और क्रिमिनल अपील्स है वो तो 4-4 साल 5-5 साल उनका वेटिंग टाइम पीरियड है। तो ये दादा पोता केस हो जाते हैं कि 10-10 15-15 साल 20 सर, साल 61,000 के करीब केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अगर आप लोअर कोर्ट्स में जाएंगे तो इससे ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अगर आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है या आवाम की फलाह के लिए काम करना है तो लोअर कोर्ट्स में जाएं सर। पहले लोअर कोर्ट्स में होता है ट्रायल कोर्ट, फिर उसको सिंध हाई कोर्ट या पंजाब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, उसके बाद आखिर में सुप्रीम कोर्ट में आते हैं ना मामला। देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होते हैं ना जी, ये अगर ऊपर रिफॉर्म्स लेके आए और इसको सुपरवाइज करें प्रॉपरली, तो मैं समझता हूं कि निचली कोर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मैं खुद नीचे लोअर कोर्ट्स के अंदर बाज दफा जाता हूं तो बहुत सारे केसेस के अंदर रेड फ्लैग लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि जी इसमें टाइम पीरियड सेट कर दिया है, और हमें डायरेक्शन आई है हाई कोर्ट की तरफ से कि आपने इन केसेस को जल्द अज जल्द खत्म करना है। तो अगर इसके ऊपर डायरेक्शन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओवरऑल पूरे मुल्क में कर दिया जाए कि टाइम मार्क कर दिया जाए कि इस डेट से लेके इस डेट तक और इस डेट से लेके इस डेट तक इनको केसेस को 6 माह या 1 साल या 3 महीने या 2 महीने में खत्म करना है, तो आप देखें नीचे के केसेस कैसे जल्दी खत्म होते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि तमाम जो इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं उनका आपस में बैठ के बातचीत के जरिए मामलात का हल निकालना है। और फिर बहुत सारी ऐसी सियासी या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस या केसेस ऐसे आ जाते हैं, रिट पिटीशंस आ जाती हैं, जिसके बाद वो जो अगले दिन लग जाती हैं या उनको पूरा दिन लग जाता है, और जनरल पब्लिक का जो केस है वो कई महीने फिर लटक जाता है और उसकी बारी नहीं आती। देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने तो नहीं पढ़ा ड्राफ्ट, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या उसके अंदर जो स्पेसिफाई किया जा रहा है कि 4 या 5 जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस को ही केटर करेंगे, आई थिंक इसमें तो अवाम का फायदा है, इसमें अवाम को नुकसान कोई नहीं है। सारे लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम बार काउंसिल्स, तमाम लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो या पार्टी से ना भी ताल्लुक रखते हो, वो इसको वेलकम करेंगे। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर कंसल्ट ही नहीं किया तो वेलकम कहां से करेंगे? और ये मामला इस तरह से नहीं होते सर। आप स्टेक होल्डर है, मीडिया, आप तो उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने लादा बनानी है,
आपको तो एक आपको बेंच अपनी जो बारी है पे वो बोलना बना नहीं, चाहिए। आपको शायद इल्म नहीं है ना। नहीं वो तो सर जो मैच चल बात रही है कर रहे ना, हैं वो बदर साहब आपको डिस्कशन चल मसाइल रही का है। इल्म नहीं है, आपको मैं आपको आपने बताता हूँ ड्राफ्ट नहीं पढ़ा जो और आप 18वीं वहाँ पे अपनी राय दे रहे हैं। पहले 2018 ड्राफ्ट के तो अंदर पढ़े। जब अच्छा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी ना 2018 के अंदर, उसके अंदर देखना था जमहूरियत की बात करते हुए कि उसके अंदर कितनी तरमीम पास हुई थी और उसमें जब कोरम पास नहीं होता था तो कौन कोरम पूरा करवाता था। बात वही जमहूरियत की वो जिन्होंने करे ड्राफ्ट जो जिसको भेजा वही जमहूरियत का आप सबक कोरम आता है, पूरा करवाते हैं। जो खुद फौजियों के हाथों में आपके आके तो हुकूमत में आए लीडरान हो, को सर ये मैं भी नहीं वो मैं पता बातें मैं था सुनते कि हुए आप अच्छा नहीं ड्राफ्ट क्या लगता। है। दोनों से दरख्वास्त करूंगा जरा सा, सर हम नेशनल टीवी पर बैठे हैं, थोड़ा सा एहतियात कीजिए, मैं फिर आपसे दोनों से दरख्वास्त करूंगा। अच्छा सर मैं चौधरी साहब, इश्यूज पे मिर्जा रहे, साहब चौधरी बात साहब, ये कि मेरी प्राइवेट बात के बात बीच में करनी लेट्स है, जब मूव बात फॉरवर्ड सर, करेंगे लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो लेट्स मूव फिर फॉरवर्ड। इनको अपनी बात याद कराऊंगा तो बदर फिर साहब, इनको बदर बुरा साहब, तो लगेगा। प्लीज मेरे सर, भाई है, आप मेरे वकील भाई है, लेकिन थोड़ी सी कर्टसी बदर होनी साहब, चाहिए, थोड़ी सी ग्रेस होनी तो चाहिए सर आप कि भी तो अगर मैं बात शो कर रहा करें हूँ ना। मेरी बात के चले चले खत्म होने मैं का मैं वेट मैं, करें। मैं आता हूं, मैं बदर साहब आपकी तरफ आता पहले हूं। ड्राफ्ट पढ़ लें, चौधरी साहब, शोर मचाने से मिल थोड़ी जाएगा होगा कोई। इनको, आपकी अच्छा आवाज से चौधरी पूछने साहब, से सर कोई सर बात जो हो जो जाती है। ड्राफ्ट पहले जो पढ़ तो लेना, ड्राफ्ट ड्राफ्ट इन्होंने तो अच्छा पढ़ बदर लेना। साहब इमरान आपने खान वाकई की में ड्राफ्ट कैबिनेट पढ़ा में है? 190 मिलियन पाउंड का कैबिनेट से पास करवाया था, वो ड्राफ्ट कितनों के अरे साथ तो शेयर किया आपने था आपने अभी का उसका भी ड्राफ्ट पढ़ा है बताएं। बदर साहब, ये जो तो अभी बताया ना। इमरान खान की पीटीआई की ट्वीट आई है और उसके ऊपर पूछा जा रहा है कि जुडिशरी पे और इंस्टीट्यूशंस पे हमला है, वो किसने किया है। बात बात वो करे जिस बात का पता हो, जिस अच्छा बात चले का मैं पता मैं ही मैं ना मैं हो इसको आगे तो लेके आगे से चलता हूं। आगे बदर साहब बात एक करें। एक ये मिनट सर, बातें इस तरह की नहीं आई एम होती रिक्वेस्टिंग यू सर, बदर साहब प्लीज सर, प्लीज। अच्छा सर। विद रेफरेंस टू हिस्टोरिक कंटेस्ट बात करें ना, ऐसे पास से कहें कि इनको ज्यादा पता है और किसी और को नहीं पता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है बात ठीक यह है है कि जवाब उस बात का दे। यहाँ पे तो मुर्गी अंडे और रस्तू और अफलातून और सर, फिर बात बहुत आगे IMF के निकल जाएगी ना नहीं सर, फिर जाएंगे। बहुत आगे नहीं, निकल पढ़ जाएगी के जो चौधरी बात साहब। बातें करते हैं, करते पढ़ रहे के बात किया करें, ऐसे काम का अच्छा ड्राफ्ट चौधरी पढ़ा साहब नहीं ये आप कह रहे बताएं, हैं। ये डिफरेंस क्या होगा, ये अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ तैनाती की जाएगी, वजीर आजम के तहत ही तैनाती होगी, आपको लगता है कि इट वुड बी बेनिफिशियरी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? 100% इट विल बी बेनिफिशियल नहीं फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं चौधरी साहब से जरा पूछ लेता हूँ। चौधरी साहब, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल पाकिस्तान के आइन में, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी एपेक्स कोर्ट है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है तो आप एक बेंच जो है फॉर्म कर दें जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस के पास लग जाए। जहां तक बात यह है कि वहां पे 60,000 पेंडिंग केस है, तो 20,000 22,000 जो एनुअली डिस्पोजल होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो भी तो देखनी है। इसमें कोई केसेस की पेंडेंसी को इतना बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो मसला नीचे लोअर कोर्ट्स का है, जैसे आपने पहले कहा। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे वकील जो हैं वो भर्ती किए जाएं और वो वहां पे 3 साल या 4-5 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं ताकि वो डिस्पोजल करें। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का काम है, वो हाई कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का काम नहीं करती है। वो एपेक्स कोर्ट है जिसका नाम आइन के तहत जो है वो सिर्फ अपलेट काम देखती है हाई कोर्ट से मुतालिक, और उनकी कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब 18वीं तरमीम थी, जब ये COD हुआ था 2008 में, तो तब क्यों नहीं बनाई गई? आज डाउन द रोड 2024 में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का एकदम ख्याल आ गया है, तो उस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने में क्या अमर मान्यता? जाहिर है कि उस वक्त नहीं बनी, तो उसमें तो 80 मीटिंग्स हुई थी अपोजिशन की और हुकूमत की। और अगर 2019 की ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, उस वक्त की जुडिशरी ने बिल्कुल फोर्स किया था, और एग्जीक्यूटिव ने, हाँ 19वीं तरमीम के तहत, वो तो बिल्कुल उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आइन में और कानून में बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त होती है। उसमें इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हैं सर? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मसला तो तरीकेकार क्या है? जुडिशल कमीशन में डेफिनेटली ये तो, अगर पार्लिमानी कमेटी को इफेक्टिव करना है तो फिर पार्लिमानी कमेटी को इफेक्टिव करें। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि आप एक शख्स को नौकरी देने के लिए, जिसके बगैर ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये फॉर्म 47 का जो सिस्टम है, ये काजी फायजिस्ता के बगैर नहीं चलेगा, तो उसकी रिटायरमेंट एज जो है वो 68 की रखी जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लग जाए और हुकूमत की खुशनुदी में चला जाए। फिर 5 चीफ जस्टिस जो हैं, वो जब सजाद अली शाह का ये मामला हुआ और जहाज ट्रस्ट केस आया, तब भी जो है वो जजेस की जो एक सीनियरिटी की अपॉइंटमेंट जो चीफ जस्टिस की, उसको लेके
नवाज शरीफ जो हैं और उस वक्त बेनजीर शहीद होती नहीं तो उनका एक टसल होता था, तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल उस वक्त से स्टैब्लिश हुआ और फिर 18वीं तरमीम में उसको इंसर्ट किया गया। अब ये तो नहीं हो सकता कि हर 10 साल बाद जब आपको ये कहीं से डायरेक्शन आए और मुसवदा जो है वो कहीं से आए, दो मुसवदे, चार मुसवदे एक ही कानून के, ये कहाँ पे लिखा हुआ? अगर लॉ मिनिस्ट्री और पार्लिमानी अफेयर की मिनिस्ट्री को नहीं पता कि ये मुसवदे कहाँ थे या उन्होंने ये काम नहीं किया, तो फिर सवाल तो उठता है कि ये कहाँ अच्छा से सर, आया? मुझे एक शॉर्ट ब्रेक किसने लेनी है बनाया? सर, मेरे साथ मौजूद रहेगा चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बदर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक शॉर्ट जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और बदर साहब की बकौल अगर ये मुसव्विदा वाकई में इतना कारगर आवाम के लिए हो सकता है तो फिर वाई नॉट आपने उनको शेयर क्यों नहीं किया आवाम के साथ, या आपने अपने इत्तेहादियों के साथ क्यों नहीं शेयर किया? बदर साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का गिला आपने सुना, चले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर रख देता हूँ, अपोजिशन है, उनका काम होता है एटमॉस्फेयर को गर्म रखना, जमीन को गर्म रखना, आपके लिए मुश्किलात पैदा करना। आपके अपने इत्तेहादी लाइल में कि मुसव्विदे में क्या है क्या नहीं है? देखिए, मैं तो जो बात कर रहा था वो जो सीओडी चौधरी साहब बात कर रहे थे, वो एक तो 2006 में हुआ था, 2008 में नहीं हुआ था। तो दूसरा सीओडी के बाद 18वीं तरमीम के चार्टर्ड ऑफ अंदर डेमोक्रेसी ये ना सर? जजेस की चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, जी। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो उसका तरीकाकार तय किया गया था वो 18वीं तरमीम में तय कर दिया गया था। ये तो जोर जबरदस्ती करके, ब्लैकमेल करके 19वीं तरमीम करवाई गई और तमाम तरीकाकार को हटा दिया गया। और उसके बाद आज तक जो तरीकाकार है कि आगे जजेस अपनी मर्जी के जजेस ही अपॉइंट करते हैं, कोई आम आदमी अपॉइंट हो ही नहीं सकता। तो इस चीज को चेंज करना, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अलहदा से कोर्ट्स बनाना जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था, तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, इसमें तो सर, अवाम मैं का ये फायदा बुराई है। का सवाल ही तो नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कह रहा हूं इतनी- अगर ये इसमें इतनी अच्छाई है तो आप अपने इत्तेहादियों से शेयर क्यों नहीं कर रहे? आप सामने क्यों नहीं ला रहे? आप कौमी असेंबली में शिकवार इस पर बहस क्यों नहीं कर रहे? ये जो ड्यूटी थी ना, ये हुकूमती वुज़रा की और हुकूमती नुमाइंदों की ड्यूटी थी कि वो सबके साथ शेयर करते, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। ये तो हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम शेयर करें। आपसे शेयर किया उन्होंने? ऑफ द लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर की ड्यूटी थी। उनको तो पता ही नहीं था, कल वो कह रहे हैं सर मुझे पता ही नहीं क्या है, वो देखिए साहब नहीं, कह रहे हैं। ये सबको उनको पता था, जो जो लॉ मिनिस्टर है उसको भी पता था, बाकी लोगों को भी पता था। अगर वो कहें जी मुझे नहीं पता था, गलत बात है। आपने उनको नहीं सुना पता सर था उन्होंने और- कहा है ऐसा? आपने नहीं सुना? मैं तो वीडियो देख रहा था सर, राहदारी के अंदर उन्होंने बात बोली है कि मिला है मुझे मुसव्विदा भी। क्या उन्होंने क्या कहा? अभी मेरे पास मुसव्विदा मिला है नहीं मुझे। है। देखिए, वो मुसव्वदा तैयार ही लॉ मिनिस्ट्री करती है। जी जी। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बड़े जो है इररिलेवेंट हुए हैं लॉ तो मिनिस्टर। फिर इसका मतलब एक है कि सवाल तो उनकी ये भी आता ना, relevancy नहीं है। कैबिनेट के अंदर इस पर बातचीत क्यों नहीं की गई? कल कैबिनेट का इजलास भी नहीं हुआ सर। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैं पहले हाईलाइट कर चुका हूं कि इसको सबसे पहले कमेटी के अंदर भेजना चाहिए था। कमेटी के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे आपस में सर देखिए उस कमेटी बदर साहब, उसके अंदर चाहिए वाला जो क्वेश्चन है ये तो मुझे आपसे करना है ना। आप कह रहे हैं ये करना चाहिए था। मैंने तो नहीं भेजना ना सर, आप देखिए, इत्तेहादी रज़ा तो है साहब, ना सर। यही आपको बात बता रहा हूं कि जिन्होंने उसको अंदर से करके कैबिनेट में, कमेटी ने पास करके कैबिनेट में भेजना है, जी, जी, वो जी। कैबिनेट में भेजने से पहले अगर पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं उसको टेबल करने के लिए, तो सोचें कि वो किस किस्म के लोग हैं। तो सर ये सवाल आपका अपने इत्तेहादियों से नहीं बनता? ये तो मैं खुद आपके फोरम से उठा रहा हूं कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे किस किस्म की प्रैक्टिस हो रही है। ये ना तो अहली है बिलावल या भुट्टो जरदारी बदनीयत साहब की ने- है? आप मुझे बताइए सर। ये देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की कि अब चार्टर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। उन्होंने ऑपोजिशन को भी कहा कि ऐसा क्या मामला है, कोड ऑफ कंडक्ट, आपस में बातचीत का तो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो आपस में बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें। आप भी इलेक्ट होके आए, हम भी इलेक्ट होके आए। अगर हम अवाम की खिदमत या अवाम के मसाइल के लिए यहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो कल को क्या लेके मुल्क को क्या आने वाली चले, मैं फिर मैं जरा चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मुझे बताएं सर, मैजिक फिगर है आपके पास कि आप इसको पास करा लें 224 का? देखिए, मैं तो आपको नई बात कही है कि अब आइंदा होने वाले जो भी ड्राफ्ट बनेगा उसको पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट करेगी, पीपल्स पार्टी लीड करेगी, और पीपल्स पार्टी ही तमाम स्टेक होल्डर से बात करके जो जिसपे तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिका तौर पे एग्री हो, तो फिर हम उसको आप पीटीआई को स्टेक होल्डर समझते हैं? किसको? पीटीआई को बिल्कुल
उनको बताएंगे, क्योंकि उनके नून साथ लीग उनको नहीं कोशिश समझती है, करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, हमें तो अक्सरियती नंबर पूरा करना है। अगर पीटीआई जो है हमेशा की तरह मैं ना मानू की बात करे, तो फिर जोर जबरदस्ती तो नहीं हो सकता। ये तो जमहूरी मामला है। वो अगर अपने लीडर मौलाना की साहब तरह मान गए जो, आप? मौलाना साहब से हो गई बातचीत सारी? देखिए, मौलाना साहब जो है वो जोर जबरदस्ती के कायल तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है उनके साथ शेयर करके जिन चीजों पे वो एग्री हैं उन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करवा वैसे सके, जोर उनके ऊपर जबरदस्ती का कानून ऑप्शन साजी होता है करा वैसे? सके। देखिए, हमारे पास तो ऐसा ऑप्शन कभी नहीं था। ये भी हमने 2018 में ही देखा है अच्छा अच्छा, कि पकड़ दकड़ के जो चले कर्नल मेजर जो है चले, वो मेरे पास यहाँ पे टाइम की कमी है प्रोग्राम सर, मैं पूरा जरा करवाते थे। चौधरी साहब से भी बात करता हूँ। चौधरी साहब, सर ये बताइएगा, लेट सपोज अगर ये वाकई में होता है कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात हैं, उसके लिए अगर आप एक बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप फोरम बना रहे हैं, अदलिया बना रहे हैं, चले ठीक है, उसमें अपॉइंटमेंट भी आपकी अपनी हो जाती है। आपने खुद ही तस्लीम किया 19वीं तरमीम में थोड़ा सा धोस से, ज़बरदस्ती से करवाई गई चीज़ें कि जनाब ये जजेस पॉइंट होंगे, ये नहीं होंगे, ये हमारे पास इख्तियारात होंगे। पीटीआई सपोर्ट करेगी? आपको लगता है मौलाना साहब आपके साथ हैं, हुकूमत के साथ है सारे मामले में? कामरान मुर्तज़ा साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा बहुत खतरनाक चीज़ें थी, निकाल दी हैं, कुछ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रहा था कि शायद वो कहीं ना कहीं जाके कर देंगे वोटिंग इस पे। मैं तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूँ मिर्जा साहब, मुझे तो वही सुनना है जो कल मौलाना साहब ने कहा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट गेम होती है। तो अगर मौलाना साहब को लगेगा कि ये तरमीम जो है उनके वालिद के बनाए हुए आइन के मुताबिक हैं या उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई सर्व करती हैं, तो वो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन इस वक्त मौलाना साहब को कायल करना हुकूमती जमातें कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन साथ साथ में एक जो तहजीक में गुफ्तगू भी की जाती है खासकर नून लीग की तरफ से, तो ये कि जी मौलाना बार्गेन करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना जो है वो अपनी सियासत हुकूमत के पीछे कुर्बान करें। मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी ज्यादा मनाने की कोशिशों में, अभी मुलाकात भी हुई है उनकी अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, वो तो जाहिर है वो बिलावल कोशिश कर रहे हैं अपने तय, लेकिन मामला ये है कि जो मौलाना की नाराजगी भी जरदारी साहब से है, क्योंकि वो पीडीएम के सरबराह थे और वो समझते थे कि बतौर पीडीएम के सरबराह जब ये मामलात उस वक्त किए गए, उस वक्त तो मौलाना साहब ने खुद कहा कि ये बाजवा साहब और फैज साहब बैठ के पीपल्स पार्टी में सारी जमातों को बता रहे थे कि मुकदमा जमात में क्या करना है। तो ये तो नदीम साहब के साथ समाम पे मौलाना साहब का अपना इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने सारा कच्चा छोटा खोला है। तो मसला ये है कि यहाँ पे तो वही जर्नैल अच्छे लगते हैं जो अपने साथ हो, तो असूली मामला तो किसी का नहीं है। तो मामला तो जब होगा, अगर सारे इसमें सबसे मायूस कुन रोल जो है वो तो नवाज शरीफ का है। तो सीनियर मोस्ट सियासतदान है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन वो सारे मामले में वो तो बिल्कुल ही अदम दिलचस्पी है उनकी। तो सर वो तो नाराज है मेरे ख्याल से, शायद शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज को सही से टेकअप नहीं किया। नाराज नहीं, वो सारे वो ऐसा उनकी सारी जिंदगी ऐसी भाइयों की गुजरी है। एक भाई को वो काम लगाते हैं, दूसरा वो कुछ करते हैं। किस बात की नाराजगी है? भाई उनका वज़ीर-ए-आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर-ए-आला है, पंजाब में हुकूमत उनकी है, वफाक में हुकूमत उनकी है। नाराजगी अगर इसके बाद भी है तो फिर अल्लाह ही राजी करे मियां साहब को, और तो कुछ रह नहीं रह सकता। थैंक यू सो मच। बड़ा ठीक है, थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी अब दोबारा से ये मामला, क्योंकि 8 या 9 दिन के बाद दोबारा से ये बिल जो है वो आईनी तरमीम का ये लेकर आया जाएगा। अब इसमें वोटिंग होगी, उससे पहले क्या वाकई में मुसव्विदा सबको पहुँचाया जाता है, नहीं पहुँचाया जाता है? तरह तरह की इतलात सामने आ रही हैं। तरह तरह की इतलात इसलिए हैं क्योंकि वाज़े मौक़िफ़ नहीं है। एक मुसव्विदा कौमी असम्बली में उसकी शिकवार के वाले से कोई मंजूरी नहीं हो रही। खैर जनाब, आने वाले वक्तों में देखें क्या सूरत हाल होती है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।